Good morning, students. I welcome you all in the second class of electrochemistry, third unit of class 12th NCERT textbook. And in today's class, we will talk about preferential discharge theory, which is also called selective discharge theory or potential discharge theory. In the last class, we talk about electrolysis, right? When we pass electricity through an electrolytic solution, the electrolyte dissociate into ions, cations and anions. Cations move towards cathode and anions move towards anode. But what happens when there are more than two ions in electrolytic solution? Means two cations and two anions are present, because we know that at a time only one ion will discharge at respective electrode, right? If you remember, in class 11th we have done electrolysis of brine solution for the preparation of NaOH. तो वहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोलाइट की बात करी थी, वाटर और NaCl. तो जब वो डिसोसिएट होते हैं तो Na+Cl- NaCl से आता है, और वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन डिसोसिएट होता है एंड वी गेट H+ एंड OH-. तो सोल्यूशन में हमारे पास दो कैटायंस होते हैं Na+ और H+, और दो एनायंस होते हैं OH- और Cl-. अब अगर ये सिचुएशन हो, हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा आयंस प्रेजेंट हैं, तो कौन सा आयन जाके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होगा या डिपॉजिट होगा? कौन सी थ्योरी ये डिसाइड करती है? तो वो थ्योरी है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी. इंग्लिश के वर्ड को समझिए, प्रेफरेंशियल यानी कौन सा आयन प्रेफरेंस में आएगा और जाके डिपॉजिट होगा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे. वो डिसाइड होगा उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल से, right? Discharge potential. That is why this theory is called preferential discharge theory, and this theory is completely based on electrochemical series, the series which we are having to decide the reactivity of metals and non-metals, right? फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिस्चार्ज पोटेंशियल. डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? डिस्चार्ज का तो मतलब हमें पता है. हम जब कैथोड और एनोड की रिएक्शंस लिखते हैं तो हम दिखाते हैं किस तरह से आयंस डिस्चार्ज होते हैं. Na+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अगर Na+ कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Na में कन्वर्ट हो जाता है, और Cl- एनोड की तरफ मूव करेगा. और एनोड पे क्या प्रोसेस होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है. Cl- क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट? और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है. तो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? इसको हम कहते हैं द एक्चुअल पोटेंशियल. पोटेंशियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहे वोल्ट में हम अप्लाई कर रहे हों या फिर मिली वोल्ट में अप्लाई कर रहे हों, रिक्वायर्ड फॉर द डिस्चार्ज और डिपोजिशन ऑफ एन आयन एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड डिस्चार्ज पोटेंशियल. तो जितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, जितनी एनर्जी हमने प्रोवाइड करी है, राइट, हम बैटरी के साथ अटैच करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, और हमने जितनी भी वहाँ पे एनर्जी या पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, तो एक पर्टिकुलर आयन को डिपॉजिट होने के लिए जितने पोटेंशियल की ज़रूरत है उसी को ही हम बोलेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल, राइट? हर आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल डिफरेंट होता है. दो तरह के आयन्स हैं हमारे पास, कैटायंस और एनायंस, और हर आयन का, चाहे वो कैटायन हो या किसी तरह का एनायन हो, सबके डिस्चार्ज पोटेंशियल डिफरेंट आएंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम कैटायंस की बात करें, राइट, तो कैटायंस या मेटल्स की जब हम बात करते हैं कि उनकी टेंडेंसी प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज होने की, कैथोड पे जो टेंडेंसी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टिविटी के. मींस अगर हमारे पास दो कैटायंस हैं, एक Na+ है और एक H+ है, राइट, तो जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो जाके कैथोड पे डिस्चार्ज होगा या डिपॉजिट होगा. और हमें पता है Na+ और H+ में H+ की रिएक्टिविटी Na+ से कम होती है. तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? प्रेफरेंस मिलेगी H+ को. तो आउट ऑफ Na+ एंड H+ आयन जाके कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाएगा. तो टेंडेंसी फॉर द मेटल्स आयन टू बी प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज एट कैथोड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, राइट? अब हम आते हैं कि थ्योरी कह क्या रही है. ये थ्योरी कहती है कि इफ़ मोर देन वन टाइप ऑफ आयंस
are attracted towards a particular electrode. Means दो cations या दो anions हैं and they are moving towards a particular electrode. Then only that ion get discharged और deposited भी हम कह सकते हैं, which requires least energy, यानी जहाँ पे हमने कम वोल्ट अप्लाई किया होगा, विच रिक्वायर्स लीस्ट एनर्जी और विच इज़ हैविंग लो डिस्चार्ज पोटेंशियल. ठीक है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, एक लाइन में समझ लीजिए कि क्या कहती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, कि अगर हमारे पास दो कैटायन या दो एनायन हैं या उससे ज़्यादा कैटायन या एनायन हैं, तो वही कैटायन और एनायन जाके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा. अब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है? ये डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है. राइट, मेटल के केसेस में जब हम बात करते हैं तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, और नॉन मेटल्स यानी हाइड्रोजन के नीचे जब हम बात करते हैं तो यूजुअली रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को हम पैरामीटर मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी मेटल्स हैं वो रिएक्टिव होती हैं, और हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी मेटल्स या नॉन मेटल्स आती हैं उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती चली जाती है. तो दिस डिस्चार्ज पोटेंशियल कैन बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल. राइट, मेटल के केस में अगर हम बात करें तो एज वी मूव डाउन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेस, यानी उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी जो है वो डिक्रीज करता चला जाता है. और अगर रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी तो हमने अभी बात करी है कि जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होगी उस कैथोड की डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है. राइट, तो ऑन मूविंग डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द टेंडेंसी टू गेट प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इंक्रीजेस फॉर कैटायन. अगर कैटायन है तो वो टेंडेंसी इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस. अब अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हमारे पास दो आयंस हैं, एक हमारे पास है Cu2+ क्यूप्रिक आयन और एक हमारे पास है सिल्वर का आयन Ag+. दोनों में से अगर हमारे पास दोनों ही इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं तो दोनों में से पहले कौन जाके डिस्चार्ज होगा या किसको प्रेफरेंस मिलेगी डिस्चार्ज होने के लिए? कहाँ? कैथोड पे, क्योंकि दोनों ही कैटायन है मेटल के आयन से. तो रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर कॉपर से बहुत नीचे आता है. राइट, तो जितना ज़्यादा नीचे आ रहा है वो मेटल, जब हम उसकी बात करेंगे तो उतनी ही उसकी प्रेफरेंस बढ़ती चली जाएगी, और आउट ऑफ Cu2+ एंड Ag+ जो सिल्वर आयन है वो डिपॉजिट होगा. सेम वे अगर हम बात करें कि हमारे पास Na+ है और आयरन का आयन है, कौन सा ज़्यादा के डिपॉजिट होगा ज़्यादा? तो आयरन की रिएक्टिविटी इज़ वेरी लो इन कंपैरिजन टू सोडियम आयन. तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? जिसकी रिएक्टिविटी कम है, यानी अगर ये दोनों आयन्स हैं तो उसमें से आयरन आयन जाके पहले डिपॉजिट होगा. तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से ही हम डिसाइड करते हैं कि अगर हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में काफ़ी सारे आयन्स प्रेजेंट हैं तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा आयन जाके इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाला है, ठीक है, या डिस्चार्ज होने वाला है. तो हम रिफ़र करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को ही, जहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ दी होती हैं. हम उसी से ही डिसाइड करेंगे और वही आयन जाके डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज किया हुआ है. राइट, और जैसे जैसे सीरीज़ में हम नीचे की तरफ मूव करते हैं द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. अब हाइड्रोजन को हम बिल्कुल सेंटर में रखते हैं. हाइड्रोजन के ऊपर मोस्टली हमारी जो होती हैं वो मेटल्स आती हैं, जिनमें से S ब्लॉक की मेटल्स हैं, कुछ P ब्लॉक की मेटल्स हैं और कुछ D ब्लॉक की भी मेटल्स हैं हमारे पास. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के जो कैटायंस हैं उसको यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, और किस ऑर्डर में अरेंज किया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज किया हुआ है. तो जब हम कैटायंस के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम कहते हैं स्पीशीज़ विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल इज़ रिड्यूस्ड फर्स्ट. तो हम चाहे हाई रिडक्शन पोटेंशियल बोलें और हम इसी को जब रिवर्स करके बोलेंगे तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में भी बोल सकते हैं. तो वी कैन से स्पीशीज़ विद हाई रिडक्शन पोटेंशियल और लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज़ रिड्यूस्ड फर्स्ट, यानी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वो पहले जाके रिड्यूस्ड हो जाएगी कैटायन पे, क्योंकि कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर Na+ मूव करके गया है तो it will accept one electron
and will convert into Na सॉलिड, राइट। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन का ही प्रोसेस होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। तो जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। यहाँ पे जो हमने मेटल आयंस को अरेंज कर रखा है वो हमने टॉप टू डाउन ही अरेंज किया है, ठीक है। स्टार्टिंग में लिथियम आ रही है और उसके बाद बिल्कुल नीचे देखिए Ag+ आ रही है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें Li+ और Ag+, कौन सा आयन जाके डिस्चार्ज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है Ag+, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो होगा, तो Ag+ जाके डिस्चार्ज होगा आउट ऑफ Li+ एंड Ag+. तो ऑन the basis of electrochemical series we can predict which ion will get discharge at cathode और anode. तो एनोड या एनायंस के लिए भी हम देख लेते हैं। एनायंस मूव करते हैं एनोड की तरफ और एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो होती है हमारी, लिख के देख लें कि अगर Cl- है, राइट, Cl- एनोड की तरफ मूव करके गया क्योंकि ये एक एनायन है और ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू Cl, राइट। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि इधर एक -1 चार्ज है तो इधर भी एक -1 चार्ज होना चाहिए बैलेंस के लिए, और बेसिकली ये क्लोरीन गैस फॉर्म करता है। आइदर वी कैन राइट हाफ Cl2 और वी कैन बैलेंस 2Cl- विल गिव Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन, राइट। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस होगा और ऐसे सारे आयंस जिनका रिडक्शन पोटेंशियल लो हो, राइट, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल लो हो वो पहले ऑक्सीडाइज होंगे। अभी मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो बेसिकली बनाई रिडक्शन पोटेंशियल के ही बेसिस पर है, एंड ऑन मूविंग डाउन द रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो कंपेयर करके हमको देखना पड़ेगा कि किस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल लो आ रहा है। जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल लो आ रहा होगा वही आयन जाके डिस्चार्ज होगा। तो ये सीरीज़ दे रखी है जिसमें आयंस लिखे हुए हैं सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्सिल आयन, क्लोराइड आयन, Br- एंड I-, यानी कि अगर दो आयंस हो हमारे पास, क्लोराइड और आयोडाइड आयंस, और हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा आयन जाके पहले डिस्चार्ज होगा एनोड पे, तो I- का रिडक्शन पोटेंशियल लो है इसलिए ये पहले जाके डिस्चार्ज या फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोड पे, राइट। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करा रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बन के आएंगे हमारे पास। तो हम वही पैरामीटर्स या वही फैक्टर्स एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स को डिसाइड करती हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज़ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करते हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरह की रिएक्शन में, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो रही है उसमें। और ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं दे आर कॉल्ड एज रिलेटिव इलेक्ट्रोड्स और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, राइट। एग्जाम्पल, कॉपर का इलेक्ट्रोड, निकल या सिल्वर। बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के प्रोसेसेस में जो इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं इम्प्योर मेटल के, वो सारे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स ही होते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने बात करी भी थी कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जब कॉपर की होती है तो जो एनोड बनाया जाता है वो इम्प्योर कॉपर का ही बनता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इम्प्योर एनोड से कॉपर आयन थ्रू सोल्यूशन माइग्रेट करते हैं टूवर्ड्स कैथोड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दे विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव इलेक्ट्रोड्स और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। और इसी तरह से वो इलेक्ट्रोड्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते दे आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, राइट। ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो सिर्फ अपनी सरफेस प्रोवाइड कराते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिडॉक्स या फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और वी कैन से फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके एग्जाम्पल हैं प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड या फिर ग्रेफाइट, जिसका फॉर्मूला होता है C, कार्बन का ही एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड। तो अगर हमने इलेक्ट्रोड चेंज किए तो हमारे प्रोडक्ट भी चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से वी विल सी कि अगर हम मर्करी का इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे तो
प्रोडक्ट चेंज होकर आएंगे वो अभी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल करेंगे, कुछ सॉल्यूशंस की हम इलेक्ट्रोलिसिस करके प्रोडक्ट्स देखेंगे, देन वी विल सी कि किस तरह से मर्करी का इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट्स को चेंज कर देता है. तो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड as well as the physical state of electrolyte. The second factor is physical state of electrolyte. Physical state मतलब कि वो liquid form में है या फिर वो molten form या फिर fused form में है. ठीक है, तो अगर मोल्टेन फॉर्म में है, से फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं या फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो वहाँ पे वाटर होगा ही नहीं, हमने सिर्फ NaCl ही इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है. तो जो प्रोडक्ट्स हमारे आएंगे वो आएंगे उस केस में Na और Cl2, राइट. नो अदर इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट, तो प्रोडक्ट यही रहेगा. लेकिन अगर हम उसी NaCl का एक्वस सोल्यूशन बना देते हैं तो अभी हमारे पास वाटर भी आ गया है एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह. अब वाटर का कंसंट्रेशन भी डिसाइड करेगा कि क्या प्रोडक्ट्स बनकर आएंगे. अगर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, यानी हमने NaCl का जो सोल्यूशन बनाया है वो कॉन्सनट्रेटेड है, कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन बना रखा है, तो इन दैट केस द प्रोडक्ट विल बी हाइड्रोजन, Cl2 और NaOH. ये वही रिएक्शन है जो कास्ना किल्लर सेल में हमने कराई थी, जहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा था कैथोड पे और Cl2 लिबरेट हो रहा था एनोड पे, और NaOH, Na प्लस और हाइड्रोक्सिल आयन सेल में ही रह जाते हैं और वहाँ से NaOH ऑब्टेन किया जाता है. तो कास्ना किल्लर सेल इज़ बेसिकली यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. लेकिन यही अगर हमने NaCl का डाइल्यूट सोल्यूशन बना रखा है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब यह है कि सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा. तो जब वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा तो इंस्टेड ऑफ क्लोरीन गैस ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है फिर एनोड पे. यानी अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट की फिजिकल स्टेट को चेंज किया तो हमारे प्रोडक्ट्स भी जो हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. एज वेल एज सम अदर प्रोडक्ट्स, सम अदर फैक्टर्स आर हाउ मच वोल्टेज वी आर अप्लाइंग. अगर हमने वोल्टेज बढ़ा दिया है, हमने एनर्जी बढ़ा दी है, तो अभी हमने बात करी है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है या जिसको लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही जाके डिस्चार्ज होता है, वही डिस्चार्ज होता है. नहीं, जिसको लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट या लो एनर्जी है वही जाके डिस्चार्ज होगा. तो कितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में, उस पर भी प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं. एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. अभी हमने देख ही लिया कि अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा, H प्लस और OH माइनस आयन ज़्यादा होंगे कंपैरेटिवली. जो भी हमने सोल्यूट ले रखा है, अगर NaCl ले रखा है तो उसके जो आयंस होंगे वो कम होंगे. तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन भी डिसाइड करता है. जब वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ा तो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, लेकिन जब NaCl का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में तो फिर क्लोरीन गैस लिबरेट होगी. तो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच डिसाइड द these are the factors which decides the products of electrolysis. Three main factors are nature of electrodes, physical state of electrolyte, the voltage applied during the process, and the concentration of ions. As well as we have discussed that the discharge potential, the value of oxidation potential and reduction potential also decide that which ion will deposit or discharge at respective electrodes. So these are the factors. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. कुछ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उनकी इलेक्ट्रोलिसिस करके प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स बनकर आएंगे, जस्ट कीपिंग इन माइंड जो भी हमने डिस्कस किया है सारे फैक्टर्स एज वेल एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, जिसको शॉर्ट में PDT भी बोलते हैं. तो PDT को भी हम रेफर करते हुए चलेंगे. अगर कॉपर सल्फेट का हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मतलब वी आर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो किस तरह से प्रोसेस होगा और क्या प्रोडक्ट्स बनकर आएंगे. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना हुआ है, यहाँ पे मेंशन कर दें दिस कॉपर सल्फेट इज एक्वस कॉपर सल्फेट लिया गया है. यानी हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक है कॉपर सल्फेट जिसका डिसोसिएशन कैसे होगा, इट विल डिसोसिएट इनटू Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, राइट. और वाटर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका भी डिसोसिएशन होगा H प्लस OH माइनस में. इलेक्ट्रिसिटी पास करी और इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिसोसिएट हो गए. अब नाउ वी आर हैविंग टू कैटायंस. कैटायंस हमारे पास यहाँ पर है Cu2 प्लस और H प्लस, और एनायंस यहाँ पर हैं हमारे पास सल्फेट SO4 2 माइनस और हाइड्रोक्सिल आयन. अब
एट अ टाइम एक ही आयन जाके डिस्चार्ज या डिपॉजिट होना है इलेक्ट्रोड पे, तो कौन सा कैटायन जाके डिस्चार्ज होगा वो हम इसी से ही डिसाइड करेंगे कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है, राइट। तो कॉपर ये है और H प्लस ये, और डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर हम कंपेयर करें तो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस से लो आ रहा है। तो कौन सा आयन जाके डिस्चार्ज होगा कैथोड पे, तो कैथोड पे कॉपर आयन जाके डिस्चार्ज होगा। तो हम किस तरह से कैथोड की रिएक्शन को लिखेंगे वो भी समझ लीजिए। Cu2 प्लस डिस्चार्ज हो गया, तो डिस्चार्ज का मतलब क्या बताया है, चार्ज हटा दें उस पर से, हमने सिर्फ Cu लिख लिया, ठीक है। चार्जेस को बैलेंस करना होगा, इधर दो पॉजिटिव हैं, इधर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए दो नेगेटिव यानी कि दो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में आएंगे, और जब रिएक्टेंट साइड में आते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है, यानी रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, कॉपर आ रहा है हमारे पास। और जब हम एनोड की रिएक्शन लिखेंगे तो एनोड को भी हम चेक कर लेते हैं कि एनोड पे कौन सा आयन माइग्रेट करेगा। हमारे पास दो आयन्स हैं, सल्फेट और हाइड्रोक्सिल, एंड आउट ऑफ दीज टू हाइड्रोक्सिल आयन जो है उसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल लो कह सकते हैं या डिस्चार्ज पोटेंशियल लो है, तो हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो जाके डिस्चार्ज होगा। तो हमने हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मूला लिखा OH माइनस और इसको डिस्चार्ज कर दिया। अब जब ये डिस्चार्ज होता है तो किस तरह से होता है, ये बेसिकली ये रिएक्शन आती है H2O प्लस O प्लस दो हाइड्रोक्सिल आयन बेसिकली लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन आती है। और इसी तरह से दो हाइड्रोक्सिल आयन्स और होंगे जिनसे हमारे पास एक O और आएगा, और ये सेम रिएक्शन आ जाएगी, क्योंकि O एज सच इज़ नथिंग, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं होती है, तो दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन कर जाएंगे तो O2 का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाती है, जब हमें ऑक्सीजन गैस लिबरेट करानी होती है, या फिर हम ये बोलें कि हाइड्रोक्सिल आयन जाके डिसोसिएट होते हैं, तो दिस विल बी 4OH माइनस विल गिव 2H2O। हमने इन दोनों रिएक्शन को सिर्फ सम कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आपको हाइड्रोक्सिल आयन के लिए रिएक्शन लिखनी हो एनोड पे तो यही रिएक्शन आएगी, और किस तरह से आ रही है यू कैन सी। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट व्हेन वी आर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, और वी आर रिफरिंग देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल, कि हमें कौन सा आयन को पिक करना है इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट कराने के लिए। अब यही सेम प्रॉब्लम अगर हमारे पास है, बट वी आर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड बोला था, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। प्लैटिनम इनर्ट था, कॉपर हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो अगर हमने इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए तो फिर प्रोडक्ट्स क्या होंगे, राइट। अभी हमने यही डिस्कस किया है फैक्टर्स, कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की भी हमने बात करी थी। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ तो ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेट्स सी कि कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ क्या प्रोडक्ट्स बन के आएंगे। ये वही रिएक्शन है जो हम कॉपर की जब रिफाइनिंग का प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, तो हम यूज़ करते हैं, जहां हम एनोड इम्प्योर कॉपर का बनाते हैं, और जो सोल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेते हैं, वो हम सेम मेटल का ही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेते हैं। तो अभी जो कॉपर सल्फेट है इलेक्ट्रोलाइट, वो डिसोसिएट होगा Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में, ठीक है। अब ये जो कॉपर है जो सोल्यूशन से आ रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो हमने ले रखा है, ये वो वाला कॉपर है। अब ये जो कॉपर है जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से आया है, ये जाके डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, ये डिपॉजिट होगा एट कैथोड। तो क्या रिएक्शन आएगी कैथोड की, अगर हम रिएक्शन लिख लें तो Cu2 प्लस विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड। और कैथोड जो होता है उसमें वो थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर होता है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। बेसिकली सारा जो इम्प्योर एनोड में कॉपर होता है वो थ्रू सोल्यूशन हम कैथोड पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले तो ये चला गया, कॉपर आयंस चले गए, कैथोड पे डिपॉजिट हो गए। अब सल्फेट आयंस रह जाएंगे सोल्यूशन के अंदर। तो ये सल्फेट आयन क्या करेंगे, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर उठाएंगे, कहाँ से, जो एनोड हमने बना रखा है वहाँ, ठीक है। तो जो एनोड है, एनोड जो एनोड की रिएक्शन आएगी, एनोड हमारा इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, इम्प्योर कॉपर है। अब ये इम्प्योर कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और सोल्यूशन में आ जाएगा, ये रिएक्शन आएगी, ऑक्सीडाइज हो गया और सोल्यूशन में आ गया।
ठीक है, और सल्फेट आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा और CuSO4 का फॉर्मेशन करेगा. इट विल कंबाइन विथ CuSO4 SO4 या सल्फेट आयंस एंड फॉर्म CuSO4. तो जितना हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले रखा है कॉपर सल्फेट वो उतना ही वहाँ पे रहेगा, या ये कहें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, और सारा का सारा कॉपर हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड. इस रिएक्शन को हम लिखना चाहें तो हम सल्फेट आयन के साथ भी दिखा सकते हैं कि इक्विवेलेंट अमाउंट ले रहा है जो सल्फेट है उसके अंदर प्रेजेंट वो कॉपर का, and convert into copper sulfate plus 2 electrons. So this will be the reaction when we are using copper electrodes for the electrolysis of copper sulfate. So you can see the products are entirely different. When we have changed the electrodes, products get change. यहाँ पे हमने क्या क्या रखा था, कंसंट्रेशन भी चेंज किया है, एक्वस कॉपर सल्फेट ले रखा था, और यहाँ पे हमने ऐसे इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. Another example is of electrolysis of concentrated brine solution. ये रिएक्शन कास्टनर केल्नर सेल की रिएक्शन है जहाँ NaOH प्रिपेयर करते हैं हम, और उसके लिए हम ब्राइन सोल्यूशन यानी NaCl का वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं. तो वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl एंड H2O. H2O एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो वाटर का अमाउंट यहाँ पे कम होगा. वाटर का अमाउंट कम होगा तो हाइड्रोक्सिल आयंस भी कंपैटिबली कम होंगे यहाँ पे, राइट. तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम एनोड पे रिएक्शन लिखेंगे तो आउट ऑफ Cl माइनस NOH माइनस हम बात करेंगे कि Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा और Cl माइनस जाके एनोड पे डिस्चार्ज होगा. यही अगर वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन डिस्चार्ज होते. तो these will be the reaction which will take place at cathode and anode. The hydrogen gas will evolve at cathode whereas chlorine gas will evolve at anode. अब सपोज अगर ये रिएक्शन जब भी कराई जाती है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोड चेंज कर दें, अगर हम यहाँ पे मर्करी का इलेक्ट्रोड यूज़ करें, तो अगर हम मर्करी का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं एज अ कैथोड, तो सोडियम आयंस विल बी हैविंग नाउ लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल दैन H+ आयन, एंड इन दैट केस सोडियम आयन विल गेट डिस्चार्ज एट कैथोड. तो इलेक्ट्रोड को चेंज करने से भी प्रोडक्ट्स चेंज हो जाते हैं. इसी सेम रिएक्शन में आई एम टेलिंग अगेन कि अगर हम मर्करी का कैथोड यूज़ करें तो इंस्टेड ऑफ H+ आयन, अभी H+ आयन कैथोड पे डिस्चार्ज हो रहे हैं, लेकिन मर्करी का कैथोड होने से Na+ आयन जाके डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि कंपैटिबली मर्करी और Hg+ में जब हम कंपेयर करेंगे तो जो Na+ है उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो होता है. मेटल्स जो हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है बेसिकली, और हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है सोडियम का, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ही कम होगा. तो मर्करी के कंपैटिबली इसका रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम का कम हो जाएगा और फिर सोडियम जाके डिस्चार्ज होगा इफ़ वी आर यूजिंग mercury as cathode, right. So thank you so much children.